है। साथ होने का भाव था कि अलग होने का भाव था? हाँ हाँ हाँ, करण। इसलिए क्योंकि वो सुनामी से पीड़ित है, सुनामी उसके साथ है ना? सुनामी से अलग नहीं हुआ है, अलग होगा तब ना अपदान होगा। हम्म। हाँ, वो साथ है, इसीलिए करण तत्पुरुष है। आ, आ? कोई दिक्कत नहीं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, उसी तरह सुनामी पीड़ित, सुनामी से पीड़ित, सुनामी पीड़ित। चलिए, आज मैं आप लोगों को कौन सा चैप्टर कराने वाली हूँ रिवीजन? नहीं पता है? कुछ रिवीजन के लिए नहीं दिया था। आज मैं आप लोगों को शुरू कर रही हूँ, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। क्योंकि इस चैप्टर पे बहुत दिन हो गया है, कोई रिवीजन नहीं हो पाया है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो आप लोगों का प्री बोर्ड होगा, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता है। मैं क्वेश्चन भेजी थी ना एक बार आप लोगों को, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर मैंने भेजा था ना एक बार, देखे थे तुम लोग? बोलो, या फिर मुझे भेजने की आवश्यकता है? हाँ, नहीं चेंज हुआ है वो। आया था उसी समय, जिस समय चेंज हुआ था उसी समय आया था, जिस पैटर्न पे। तो अभी जो पैटर्न है वो आपको गद्यांश रहेगा। आ रही बात समझ में? वो चेंज होने के बाद ही आया है कि आपको पठित गद्यांश रहेगा पाठ से, निम्नलिखित गद्यांश रहेंगे, और उससे संबंधित आपको प्रश्नोत्तर जो दिए रहेंगे, प्रश्न उसका उत्तर लिखना है आपको उसी गद्यांश से। आ रही बात समझ में? अभी नया जो आया है। वैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स का आप लोगों का फुल मार्क्स का एक लिंक भेज दूंगी, उसको तुम लोग देख लोगे। सारे सब्जेक्ट्स उस पर दिया हुआ है, ठीक है? एक मैं व्हाट्सअप कर दूंगी, हाँ, उसको देख लेना तुम लोग। सारे सब्जेक्ट्स का उस पर दिया हुआ है। 9th का है वो, तुम लोग में चला गया है? हाँ, अच्छा, तुम लोग के ग्रुप पे चला गया होगा, बाई मिस्टेक चला गया होगा। तो वो 9th का है। आज मैंने उन लोगों का करवाया है। तुम लोगों का आज से है, अभी रिवीजन कराऊंगी 2 चैप्टर का। तो आज तो तुम लोग का वही, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक कौन है, सबसे पहले बताइए? इस पाठ के लेखक कौन है? जल्दी जवाब दो। निदा फाजली। जरूर किताब लेकर बैठा है, देख लिया तुरंत। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, जरा गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। किताब आप लोग खोल कर बैठिए, अपने सामने किताब खोल लीजिए। किताब में ये पेज नंबर 112 में ये गद्यांश दिया हुआ है। एक पेंसिल भी हाथ में ले लीजिए आप लोग। सभी बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं वो पेज नंबर 112 निकाल लीजिए। उसी पृष्ठ संख्या से मैं बोल रही हूँ, और हाथ में पेंसिल ले लें। और ये जो मैं गद्यांश बोल रही हूँ उसको आप सिर्फ ऊपर में टिक का निशान लगा देंगे, और जहाँ खत्म हो रहा है वहां लगा देंगे। और फिर उसी से संबंधित जो मैं प्रश्न पूछूंगी उसका जवाब देंगे। क्योंकि हो सकता है आपका जो प्रश्न परीक्षा में आएगा, अभी तक मेरे पास जो सैंपल पेपर आए हैं इसी तरह से, मैं फिर से एक बार सैंपल पेपर आप लोग को भेज दूंगी। आ रही बात समझ में? आज ही जाकर मैं घर, अभी तो मैं स्कूल से क्लास ले रही हूँ, मैं जब घर जाऊंगी तो आप लोग को सैंपल पेपर फिर दोबारा एक बार मैं भेज दूंगी। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा पैटर्न क्या है। आ रही बात समझ में? चलिए, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी? यहाँ मिल रहा है सबको? मिल गया है ये? हाँ, देखो। दुनिया कैसे वजूद में आई, प्रश्नवाचक चिन्ह, पहले क्या थी, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं।
पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। यहां तक मिल गया सबको? हेलो, यहां तक सबको मिल चुका है? अब ध्यान से पढ़िए, सुनिए, प्रश्न मैं पूछ रही हूं। किताब जो अभी जो गद्यांश आप लोगों ने सुना उसी से संबंधित आपको ढूंढकर बताना है, अपने थोड़ा शब्दों में परिवर्तित जरूर कर लेंगे। धरती के बारे में क्या क्या प्रश्न उठते रहे हैं? धरती के बारे में क्या क्या प्रश्न उठते रहे हैं? आपको इसी में से बताना है, देखकर बताइए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यानी धरती के बारे में यही इसी तरह के प्रश्न हमेशा उठते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती आबादी के क्या दुष्परिणाम हुए? ये क्वेश्चन जो आपके है 5 मार्क्स का है, 2 + 2 + 1। आप लोग को याद होगा क्लास 9th में आप लोग 2 नंबर का 2 प्रश्न आता था और 1 नंबर का 1 आता था ना, याद है? हाँ, अब ये इसी तरह से गद्यांश के रूप में रहेगा। तो बढ़ती आबादी के क्या दुष्परिणाम हुए? चलिए बताइए इसी में से देखकर। बढ़ हाँ 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 हाँ, बढ़ती हुई आबादी के बहुत सारे दुष्परिणाम हुए। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों को घर की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों ने क्या किया? समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया ताकि जमीन बन जाए और उस पर घर बना लें। उसके बाद पेड़ों को रास्ते से लोगों ने हटाना शुरू कर दिया, यानी जंगलों को काटने लगे और जमीन बन जाए तो उस पर जमीन मिल जाए तो उस पर घर बनाना शुरू कर रहे हैं। और इसके इतना ही नहीं, प्रदूषण फैलने लगा और जिसके कारण पंछी जो थे वो बस्ती से भागकर दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। तो बढ़ती हुई आबादी का ये दुष्परिणाम हुआ कि पंछी जो है वो बेघर हो गए, समंदर पर भी लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया और जंगल जो थे उस जंगल को काट काट कर लोग खाली जमीन बनाकर उस पर घर बनाने लगे। तो इस तरह से बढ़ती हुई आबादी का बहुत परिणाम जो है वो भयंकर हुआ। ठीक है, इतना लिखोगे 2 मार्क्स। अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है, पाठ तथा लेखक का नाम, यानी पाठ का नाम अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और लेखक का नाम निदा फाजली। याद रखिएगा बच्चों कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होने वाला है, इसलिए बेटा उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग का एल्मनक में दिया हुआ है ना डेट। एल्मनक देखे हो? एल्मनक तुम लोग के ग्रुप पर भेजा गया होगा, क्लास टीचर ने भेजा होगा, देखे हो? देखो कोई जवाब नहीं। हैव यू सीन एल्मनक? हाँ, मैंने ही भेजा था, तो फिर उसको नहीं देखे थे तुम लोग? कहो कि बेटा कब है, टेंटेटिव डेट कब से दिया हुआ है बताओ? 6 जनवरी से? अच्छा, चलिए ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसका। नेक्स्ट फिर मैं पढ़ रही हूं, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर, ये मिला पेज नंबर 113 12। हाँ, बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया।
जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उससे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उससे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों को गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कॉटर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलते फिरने के काबिल नहीं हो सके। सुन लिए ध्यान से, सब लोग पढ़ लिए? हाँ हाँ, अब जवाब दीजिए। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन क्यों हथिया रहे हैं? बताइए। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन क्यों हथिया रहे हैं? हम्म, हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों के रहने के लिए, अब जनसंख्या बढ़ी तो लोग कहाँ रहेंगे? रहने के लिए घर चाहिए, और इसीलिए घर बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं, और समुद्र के पसारे हुए पैर का क्षेत्र जो है वो सीमित कर रहे हैं। यानी समुद्र जहाँ तक फैला हुआ है उसके क्षेत्र को सीमित कर रहे हैं, ताकि उस जगह पर क्या कर सके, घर बना सके, ताकि लोग बढ़ती हुई आबादी को उसमें रखा जा सके। अपने लैंग्वेज में थोड़ा आंसर को समझ कर लिखोगे। नेक्स्ट है, क्रोधित समुद्र ने अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट किया? जब बिल्डर उसको धकेलने लगे, वहाँ जमीन हथियाने लगे, तो फिर एक दिन समुद्र जो है बहुत क्रोधित हो गया, और उसने अपने क्रोध को किस प्रकार प्रकट किया? हाँ, बताइए। हम्म, 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 हम्म। नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है बेटा, इसको अपने लैंग्वेज में कि तीनों दिशाओं के बारे में सिर्फ वर्णन कर देना, क्योंकि 2 मार्क्स का है। तो क्रोधित समुद्र ने एक रात अपनी लहरों पर चलते हुए 3 जहाजों को, यहाँ पर एक वर्ली के समुद्र, एक जहाज को वर्ली, उसके बाद दूसरे को बांद्रा के कॉटर रोड में, और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, इन तीनों दिशाओं में इन तीनों अलग अलग दिशाओं में उसने उठाकर जहाज को, बड़े बड़े जहाजों को फेंक दिया। ठीक है, ताकि वे फिर से चलने फिरने के काबिल न रह सकें। फिर वही पाठ का नाम, उसके बाद। तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्न हैं, कोई भी गद्यांश उठाकर दिया जा सकता है, और आपको उसमें से खोजकर उसको आंसर लिखना है। आंसर को जरूरी नहीं है कि हूबहू आप वही पंक्ति उतारें, आंसर को आप अपने लैंग्वेज में ठीक से समझकर उसको लिख सकते हैं। ओके, अब एक दो पंक्तियों में जो उत्तर आपके आते हैं, 2 नंबर के या 1 नंबर के, उसके जवाब। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? इमारतें खड़े करने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सके और ढेर सारा पैसा कमा सके। क्या ये बताइए आप लोग, क्या बिल्डर को चिंता है कि आबादी कहाँ रहेगी? क्या ऐसे ही वो चिंतित हैं बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना। बड़े बड़े बिल्डर को लोगों की बढ़ती हुई आबादी की फिक्र नहीं है, बढ़ती हुई आबादी कहाँ रहेगी इसकी भी उन्हें फिक्र नहीं है। बस उन्हें किसी तरह बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मकान बना देना है, ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें और ढेर सारा धन कमा सकें। ठीक है, वे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक धन कमा सकें। नेक्स्ट है, लेखक का घर किस शहर में था? बताइए। लेखक का घर किस शहर में था? दोनों वर्णन करना है, पहले लेखक का घर कहाँ था और अब कहाँ है।
लेखक पर, हाँ हाँ, मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं और लेखक का घर पहले कहाँ था? ग्वालियर में। ये जवाब आपको सही तरीके से लिखना है कि लेखक का घर किस शहर में था। तो लेखक का घर ग्वालियर में था, लेकिन अब वो मुंबई के वर्सोवा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? चलिए बताइए, पाठ के आधार पर ही देख कर बताइए। मैं नहीं कह रही हूं कि आप लोग अपने मन से बोलिए, किताब से ही खोजिए इसका आंसर कहाँ से होगा। पहले जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? हाँ, संयुक्त परिवार के रूप में। संयुक्त, पहले परिवार लोग बड़े बड़े घरों में संयुक्त रूप में, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। लेकिन अब लोग क्या बन गए हैं? व्यक्तिवादी भावना से परिपूर्ण हो गए हैं। अब व्यक्ति जो है, लोग जो है एक साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहते हैं। तो अब कैसे घरों में सिमटने लगा है जीवन उनका? छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में। यही ना है? हाँ हाँ, अब जो मनुष्य का जीवन है, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहना लोगों को ज्यादा प्रिय है, बनस्पत किसके? कि ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार में और बड़े बड़े घरों में नहीं रहना है लोगों को। अब डिब्बों जैसे घरों में उनका जीवन सिमटने लगा है। संकुचित घर में लोग रहने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि अब लोग मिलजुल कर और बड़े परिवार में रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? बताइए, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? देखिए, क्वेश्चन तो प्री बोर्ड का मुझे ही सेट करना है, हर साल स्कूल से ही सेट होता है। तो रिवीजन वगैरह जो भी हो रहा है तो ध्यान से आप लोग कीजिए रिवीजन, ताकि कुछ रिवीजन के नाम पर अच्छे से तैयारी हो सके आप लोगों की प्री बोर्ड की। क्योंकि कुछ भी लिखेंगे तो मैं कुछ भी लिखने पर मार्क्स नहीं दूंगी, कतई नहीं दूंगी। अब जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं वो समझेंगे कि कैसे क्या लिखेंगे, क्या रिवीजन हो रहा है। क्योंकि रिवीजन बस जैसे ही टाइम पास के लिए मैं नहीं करा रही हूँ। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? बताइए। हाँ, हाँ, इसलिए नहीं फड़फड़ा रहे थे बच्चा, क्योंकि उनके दोनों अंडे फूट गए थे। कबूतर के दोनों अंडे फूट गए थे। एक को बिल्ली ने खा लिया और दूसरा लेखक की माँ के हाथ से गलती से छूटकर नीचे गिर गया था। और इसीलिए कबूतर का जोड़ा जब अपने घोंसले में दोनों अंडों को जब उन लोगों ने देखा कि दोनों अंडे उन्हें नहीं मिले, तो बेचैनी से अंडों की तलाश में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। आई बात समझ में? जब उन कबूतरों का जोड़ों ने देखा कि कबूतर उसमें कि अंडा नहीं है, तो अंडा क्या हुआ, एक अंडे को बिल्ली ने खा लिया और दूसरा लेखक की माँ के हाथ से गलती से टूटकर जमीन पर गिर गया था। इसीलिए अंडों को न पाकर कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। क्लियर हुआ बच्चा? हाँ, समझ में आया सबको? हेलो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 30 शब्दों में, यानी जो आपके 2 नंबर के ही प्रश्न, ये तो जो मैंने अभी तक पूछा सब 1 नंबर का, अब 2 नंबर का। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि हिंदी विषय बहुत आसानी से हम लोग कुछ भी लिख देंगे। रिवीजन ढंग से अब मैं करवा रही हूँ चैप्टर वाइज, हो सकता है 2 दिन भी लगे, 3 दिन भी लगे एक चैप्टर में। कम से कम ढंग से आप लोग कीजिए, जो चैप्टर अभी चल रहा है उसी की पढ़ाई करें, दूसरा कुछ नहीं। जब मैं दूसरा फिर कहूँगी तो उसको पढ़ेंगे। अभी जो कह रही हूँ उसी पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ें, चैप्टर को कम से कम 2-3 बार रीड करें, जो मैंने लिखवाया है उसको पढ़ें। और लगता है कि कुछ और लिखवाने की ज़रूरत है तो उसको नोट डाउन करके रखें। बच्चों, कम से कम अभी समय दीजिए आप लोग,
किसी भी विषय को अनदेखा मत कीजिए और किसी भी विषय को हल्का मत समझिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो भी लगता है अगर आप लोगों को कि मुझे इस क्वेश्चन को लिखवाने की ज़रूरत है या ये आंसर क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये तभी होगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। मैं मानती हूँ कि पर डे क्लास आप लोगों का 9 to 2 होता है, 9 से 2 बजे तक, लेकिन उसके बाद तो समय है आपके पास। चलिए बताइए, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? बोलो। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? नहीं, जितना तुमको आता है बोलो। वो तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली तुम परीक्षा में करोगे ना। परीक्षा में मान लो अगर 2 नंबर का रहता है तो उस हिसाब से लिखोगे, 3 नंबर का रहेगा तो उस हिसाब से। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ हाँ, अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद किया जाता है। हाँ, गुड आंसर। कि एक बार लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया था क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे, और रोने का उनका मुख्य कारण क्या था कि उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया था। तो कुत्ता, जब उन्होंने कुत्ते को दुत्कार दिया तो कुत्ता दुखी होकर बोला कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, और हम दोनों को बनाने वाला भी एक ही है ना। तो इसलिए तुम मुझे दुत्कार रहे हो क्योंकि मैं कुत्ता हूं। तो कुत्ते के इस जवाब को सुनकर नूह जो है बहुत दुखी हुए, और इसीलिए जब तक वो जीवित रहे तब तक वो सारी उम्र रोते रहे। क्लियर हुआ? यानी उनके रोने का मुख्य कारण यही है। और एक कुत्ते को गलत तरीके से जवाब देने के कारण, सोचिए कुत्ता जब उनको बोलता है, ये बात उन्हें चुभ गई और ये बात उन्हें लगा कि हाँ, मुझे एक कुत्ते को दुत्कारने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम दोनों को बनाने वाला तो ईश्वर एक ही है। और इसीलिए वे जब तक जीवित रहे वो रोते रहे कि मेरे कारण एक कुत्ते को, एक जीव को दुख पहुंचा, है ना। कुत्ता भी दुखी होकर ही जवाब दिया। तो इसीलिए अरब में लश्कर को नूह के नाम से याद किया जाता है। ठीक है। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? बताओ। हाँ, और रोएंगे और फिर बद्दुआ देंगे, है ना। सूरज ढलने के बाद लेखक की माँ पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार पेड़ से जब पत्ते टूटेंगे तो वो तोड़ने वाले को बद्दुआ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृति में आए संतुलन असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? बताइए। हम्म हम्म। हाँ, प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम, यानी गलत परिणाम या भयंकर परिणाम यह हुआ कि सबसे पहले तो मौसम जो है वो अनिश्चित हो गया। यानी पहले होता था ना कि इस समय बारिश का मौसम है तो सिर्फ बारिश होगी, इस समय गर्मी का मौसम है तो सिर्फ गर्मी पड़ेगी, इस समय शीत ऋतु का मौसम है तो सिर्फ ठंड ही पड़ेगी। ये मान्यता थी लोगों में। लेकिन प्रकृति में जो असंतुलन आए, इतने सारे बदलाव हुए, जिसके कारण सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ा? मौसम पर। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, और बरसात कभी भी होने लगती है, कभी भी तूफान आ जाते हैं, कभी भी भूकंप, बाढ़ और नए नए रोग। एक रोग में तो हम लोग चल ही रहे हैं, कोरोना, कोविड-19। तो इस तरह से ये सब प्रकोप है किस चीज़ का? प्रकृति में आए
असंतुलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है मधुरम, बाकी लोग तो लगता है कि भोज खाने आए हैं, है ना मधुरम? सब सोच रहे हैं कि हम लोग चलो आए, जुड़ गए हैं बस, और जुड़ के चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ बेटा, ये ये इन लोगों का जीवन ही गेम बन के रह जाएगा। हम और तुम क्या कर सकते हैं? जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे जवाब देंगे, नहीं तो फिर इनका जीवन खुद ही गेम बन जाएगा। एक तो ऐसे ही हम लोग दुखी हैं कोरोना को लेकर, कि बच्चों से साल भर हो गया, एक साल हम लोग बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चेहरा देखने तक के लिए तरस गए हैं। और जो कमियां हैं पढ़ाई में, जो ऑनलाइन जो है, ना बच्चे संतुष्ट हो रहे हैं ना टीचर्स। ठीक है, हम लोग जुड़े हुए रह रहे हैं, लेकिन जो पठन पाठन जिस तरह से होना चाहिए वो तो सबको पता है कि नहीं हो पा रहा है। इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ हम लोग स्विच बोर्ड पर और मोबाइल पर और कंप्यूटर पर रह गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए, एक तो ऐसे ही भाग्य खिलवाड़ कर रहा है और समय, और दूसरा खुद अपना जीवन को यदि बर्बाद कर रहा है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि एक भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आता है। एक दो लड़कियां हैं थोड़ा बहुत कभी कभी बोल देती हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलो तुम ही बोलो, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? हाँ। हम्म। हाँ, वेरी गुड। हाँ, रोजा रखा। उनकी माँ को लगा कि प्रायश्चित करना चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी जानबूझकर उन्होंने दूसरा अंडा नहीं गिराया, लेकिन गलती से दूसरा अंडा भी उनके हाथ से छूटकर गिर गया, और इसीलिए उनको लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, और अपनी इसी गलती का प्रायश्चित के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। गुड। नेक्स्ट है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। बताओ। हम्म, किताब से देखकर ही बताओ, जहां आंसर ये मिले उसका। हम्म, बोलो बच्चों। मधुरम, मैं बताऊं? लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? समय के साथ लेखक ने बहुत बदलाव महसूस किया। समय के साथ लेखक ने देखा कि जहां पहले हरियाली थी, पशु पक्षी जो है वो उन्मुक्त होकर विचरण करते थे, आज़ादी के साथ उड़ते थे, और जहां जंगल हुआ करते थे उन जंगलों को काटकर चौड़ी सड़कें बना दी गई हैं, और मानव के रहने लायक बस्तियां बना दी गई हैं। यानी जहाँ पहले हरियाली थी, जहाँ पक्षी जो है उन्मुक्त होकर विचरण किया करते थे, अब वहाँ न तो जंगल है और न पक्षी है न हरियाली है, बल्कि उनकी जगह चौड़ी सड़कें और मानव के रहने की योग्य बस्तियां बना दी गई हैं। आज मनुष्य जो है वो आत्म केंद्रित हो गए हैं तथा भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। यहाँ यानी जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो आत्म केंद्रित हो गए हैं। यानी आत्म केंद्रित का मतलब कि वो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं कि कितना अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर लें, यानी दूसरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। जबकि इस पाठ में यही बताया गया है कि किस तरह से एक चींटी की बात को सुनकर, हाँ, कौन थे वो बताइए? सोलोमन। सोलोमन ही न थे जो चींटी की आवाज, चींटी, सुलेमान जिसको अंग्रेजी ये सोलोमन कहते हैं, सुलेमान, जिन्होंने कहा कि मैं मानव जाति का रक्षक हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वे
पक्षियों की और जानवरों की भाषा समझते थे और उन्हें किसी तरह का कष्ट देना वो नहीं चाहते थे। लेकिन आज का मानव, पशु पक्षियों की कौन कहे, आज का मानव एक मानव के बारे में भी नहीं सोचता है। पर के बारे में छोड़कर वो सिर्फ अपने बारे में, स्व के बारे में ही सोचता है और मानवीय जो भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का मानव जो है वो आत्म केंद्रित हो गया है और सारी भावनाएं समाप्त हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट, डेरा डालने का आ गया। डेरा डालने का आशय क्या है बताओ? डेरा डालने से क्या समझते हो? डेरा डालने से आप क्या समझते हैं बताओ? डेरा डालने का डेरा डालने का अर्थ होता है अस्थायी रूप से बसना। यानी डेरा कहीं भी कोई डाल लेता है ना, नदी किनारे, सड़क किनारे, जंगल में, है ना। तो वो डेरा का मतलब होता है कहीं भी अस्थायी रूप से आकर बस जाना। जो खानाबदोश जातियां होती हैं उनका कोई अस्थायी घर नहीं होता है बच्चों, वो कहीं भी आकर अपना डेरा जमा लेती हैं। जानते हो कि नहीं? खानाबदोश यानी जिसको यायावर कहते हैं, जो उनका काम ही है आज यहाँ कल वहाँ, आज इस जगह तो कल दूसरी जगह। ठीक है, तो डेरा डालने का अर्थ होता है अस्थायी रूप से बसना। ये जो खानाबदोश जातियां होती हैं वो डेरा डालकर ही रहती है क्योंकि उनका अपना अस्थायी घर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? बताइए। हम्म 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 हाँ हाँ, जब शेख अयाज के पिता कुआं पर नहाए तो एक चींटा भी उनके साथ साथ उनके बाजू पर चढ़कर उनके घर तक आ गया था। ठीक है, लेकिन उनकी नज़र तब पड़ी जब वो खाना खाने बैठे, तब उन्होंने अचानक देखा कि काला चिमटा जो है उनके बाजू पर रेंग रहा है और वे समझ गए कि ये काला चिमटा उनके साथ कहाँ से आया। वे कुछ बिना बोले भोजन छोड़कर उठकर खड़े हो गए। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, कि खाना अच्छा नहीं लगा, तो वे बोले कि बात यह नहीं है, मैंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है। यानी वह काला चिमटा कहाँ रहता था? उस कुएं पर, कुएं के पास, और वे उस कुएं के पास जाकर उसको छोड़कर चले आए। उन्होंने कहा कि मैं इस बेघर जीव को इसके घर पर छोड़ने जा रहा हूँ। तो शेख हयाज के इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि वे अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेना चाहते थे। यानी जानबूझकर वे उस चींटे को लेकर नहीं आए थे, वो चींटा अनजाने में ही उनके साथ आ गया था। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसलिए वे अपनी भूल को सुधारने के लिए उसे उसके घर छोड़ने चले गए। तो इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि इस पाठ में शेख हयाज के पिता सोलोमन और इस तरह से लेखक की माँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस जमाने के जो लोग मानव की के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मानव मानव का अहित करें या मानव को कष्ट दें, बल्कि वो चाहते थे कि छोटे से छोटे जीव, चींटी में जो चींटी इस पृथ्वी की सबसे छोटी जीव है, उस चींटी तक को भी दुख न पहुंचे। और उस समय के सारे लोग इसी कोशिश में लगे रहते थे कि जान अनजाने में भी उनसे कोई गलती ना हो। जानबूझकर तो बहुत बड़ी बात है, अनजाने में भी कोई गलती ना हो, और इसीलिए वे अपनी गलती का भरपूर प्रायश्चित करना चाहते थे। चाहे कोई पूरा जीवन रोकर नूह की तरह, चाहे लेखक की माँ की तरह रोजा रखकर, और फिर चाहे शेख हयाज के पिता की तरह भोजन छोड़कर। बात आई बच्चों समझ में? इसमें बहुत सारे इस पाठ में उदाहरण हैं। जिन जिस उदाहरण को पढ़कर, जिस कहानी को पढ़कर, जिस घटना को पढ़कर हमें यह लगता है कि सच में ये जो शीर्षक है, कि आपका क्या शीर्षक है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यानी अब आज के ज़माने में
किसी के दुख से दुखी होने वाले लोग अब के जमाने में बिल्कुल नहीं हैं, न मिलेंगे। वो जमाना कोई और था जिस समय एक छोटे से जीव और छोटे से प्राणी की भी लोगों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, और चींटी हो या बड़ा जीव हो। लेकिन आज के ज़माने में अब ये इस तरह के लोग देखने को नहीं मिलते हैं, ना सुनने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आगे का जो प्रश्न है 50 से 60 शब्दों वाले, कृपया आप लोग उन प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ये 50 से 60 शब्दों वाले आंसर जो अब आपके 70 या 80 शब्दों में आएंगे, 5 नंबर के निश्चित आएंगे, और उसको तैयारी आप करेंगे। यानी कल हम लोग की तैयारी इसी रिवीजन जो है, पुनरावृत्ति इसी पाठ की होगी। आ रही है बात समझ में? तो कृपया कम से कम आंसर जो आपको लिखवाया गया है आप लोगों को, उसी को लेकर बैठेंगे, उसी को पढ़ेंगे, कुछ अपने लैंग्वेज में बनाकर